हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका द हिंदू में मैं चाहता हूं कि आज आप एक पेन और पेपर ले लें क्योंकि मैंने पूरे डिटेल से आपके लिए तैयार किया हुआ है। इसमें जो मेजर न्यूज़ है वो एस जयशंकर जो कि एससीओ मीट के लिए गए हैं, हिंदी लैंग्वेज के ऊपर आर्टिकल्स के साथ, इंडिया ग्रोइंग वाटर क्राइसिस जो कि एक नया रिपोर्ट आया है, और यूक्रेन इशू। तो आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से देखना, और मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स के साथ तैयार किए। द फ्यूचर एंड द ओल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन 15 सितंबर 2022 न्यूज़पेपर। तो आज के इस न्यूज़पेपर में हम सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने वाले हैं और उसे हम क्या क्या कवर करेंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। हिंदू इज़ नॉट अ कम्पिटिटर ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ये अमित शाह जी ने बोला है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये आप सबको पता चलेगा, बिकॉज एक्चुअली में अमित शाह जी का ये कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब आई थी तब लोगों ने इसे अलग ही तौर पे ले लिया था कि ये एक्चुअली दूसरे जो लैंग्वेज है जैसे मराठी हो गया, तमिल हो गया, इन सारे लैंग्वेजेस को रोकेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये दूसरे लैंग्वेज को बढ़ावा देगा और एक्चुअली में ये प्रमोट करेगा एक दूसरे के साथ, जैसे बोलते हैं भाई भाई का साथ। तो ये ऐसा ही होने वाला है। तो ये इनका साफ शब्दों में ये कहना है कि जो हिंदी लैंग्वेज होगा वो एक ब्रदर की तरह होगा दूसरे लैंग्वेजेस को, जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। अगर आप रिकॉर्ड देखें तो यूनियन होम मिनिस्टर ने ये बोला है कि 6% ही जो चिल्ड्रन है इंडिया में वो लैंग्वेज का यूज कर पा रहे हैं, जो कि एक्चुअली में आप देखें तो जो कि रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग में बात कर पा रहे हैं। अब मदर टंग में उतना ही 6% ही जब है तो इसे एक्चुअली वो बढ़ावा देना चाहते हैं और एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन में इसको बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी अमेंडमेंट्स किए हैं, जिससे कि अब जो है मदर टंग में ज़्यादातर स्कूलिंग, वो पहले भी था, अब इसको स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि हर एक जगह मदर टंग में स्कूलिंग की जाए। इसके साथ इन्होंने बोला है कि जो ऑफिशियल टास्क है उसके लिए हिंदी इंक्लूड करना चाहिए, बिकॉज इससे नेशनल इंटीग्रिटी दिखती है। और इनका देखिए ये जो शब्द है, आई वॉन्ट टू से विथ सिंसियरिटी दैट इट शुड बी आवर एम टू कीप ऑल द लैंग्वेज एंड मदर टंग्स अलाइव। तो इनका ये कहना है कि ब्रिटिश के ज़माने से जो हमारे ऊपर हुआ है वो अब नहीं होना चाहिए और कोई भी लैंग्वेज दबाया नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पे लैंग्वेजेस, सारे लैंग्वेज के साथ हिंदी भी प्रॉस्पर करेगा। अब ये न्यूज़ अगर आप देखें तो एक्चुअली में 8 जो गोवा के एमएलएज हैं उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे कांग्रेस बोलना चाह रही है कि ये कीचड़ उछालने जैसा काम किया जा रहा है, जहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। अब ये जो भी हो वो समझेंगे। लेट्स सी द अदर न्यूज़। कैडेट्स बैक इन JNK, ये एक अच्छी न्यूज़ है इंडिया के लिए, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर में 33 साल बाद बहुत कुछ अच्छा देखने के लिए मिल रहा है। जब से वहाँ पे आर्टिकल 371 हटाया गया है तो उसके हटाने के साथ 370 सॉरी आर्टिकल 371 बाय द वे आप बताइएगा किसके लिए है। आर्टिकल 370 हटाने के बाद 1989 से जो वहाँ पे चल रहा था, शैडो ऑफ मिलिट्री वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा फैल चुका था, जिसके कारण जो ड्रिल्स थी, जो कि ट्रेनिंग ड्रिल्स थी NCC की, वो रोक दी गई थी। अब वो वहाँ पे की जाएगी और ये किस लेक में की जा रही है? सेंट्रल कश्मीर में की जा रही है, मानस बाल लेक के पास। ठीक है, आप याद रखिएगा, ये कुछ एग्जाम्स के लिए प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे लगभग 100 NCC कैडेट्स आए और उन्होंने भाग लिया, जो कि ज़्यादातर जम्मू कश्मीर से थे और देश के अलग अलग कोने से। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कैबिनेट ने अप्रूव किया एडिशन 4 ट्राइब्स का ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए सॉरी। तो ये आर्टिकल 342 में आता है। ओके, आप इसे याद रखिएगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 342 में ST ट्राइब को 1999 में ला दिया गया था, ताकि इस ट्राइब के लिए प्रोटेक्शन और इस तरह की चीज़ें की जाए, जो कि पहले SC शेड्यूल कास्ट के एक्ट के तहत होता था। अब ये हो कहाँ का रहा है, देखिए, इंक्लूडिंग इसमें हुआ कौन कौन सा है, कौन कौन से स्टेट है। पहला हिमाचल है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा तमिलनाडु और चौथा छत्तीसगढ़ है। तो यहाँ पे 4 स्टेट्स में 4 ट्राइब्स को इंक्लूड किया गया है। इसमें जो हाथी ट्राइब है एक्चुअली वो हिमाचल प्रदेश से है, और हिमाचल प्रदेश से लगभग 50 साल से डिमांड कर रहे थे कि हमें ट्राइबल स्टेटस दिया जाए। अब जाकर के इनकी डिमांड पूरी। आप जो अनुराग ठाकुर को देख रहे हैं, इन्होंने ही इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जोर लगाया और ये इससे काफ़ी खुश भी दिख रहे हैं, इनके कमेंट्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो इसमें आपको ये देखना होगा कि कैबिनेट ने जो अप्रूव किया है वो उत्तर प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, जो कि 5 सब कैटेगरीज हैं गोंड कम्युनिटी के, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी एंड राजकोंड। ठीक है, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए लिखने के लिए। और ST लिस्ट जो छत्तीसगढ़ में दिया गया वो लगभग 15 साल से डिमांड कर रहे थे मुंडा ट्राइब हो। और मुंडा ट्राइब के बारे में आप जानते होंगे, ये छोटा नागपुर के साइड के हैं और ये छोटा नागपुर में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं, जैसे कि रांची झारखंड हो गया। तो मुंडा ट्राइब को यहाँ पे 15 साल बाद छत्तीसगढ़ में मिला है। और जैसा कि मैंने हाथी ट्राइब का आपको 50 ईयर्स के बाद बताया ही था। और अदर ट्राइब्स का अगर आप ले छत्तीसगढ़ में तो भैड़िया, भूमिया और भुनियान, ये सारे ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं।
तो इस तरह से कैबिनेट ने इम्प्रूव किया। इसके साथ आप ये बताइए, अगर किसी एसटी या एससी को रिकॉग्नाइजेशन मिलता है तो फाइनल किसका साइन इस पे होता है? दैट इज़ प्रेसिडेंट। अगर प्रेसिडेंशियल एसेट नहीं मिले तो वो नहीं होता है। अब ये आप देखेंगे, आपको इसमें प्रीलिम्स के बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे। बीसीसीआई ऑफिस ने बार्स किया है 2 टर्म्स लगातार किसी को भी वहाँ पे लाइक कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन करने के लिए बीसीसीआई में फिर से। तो एक्चुअली ये किसको दिया है इस बार गवर्नमेंट ने? गोंगली और जय शाह को एलिजिबल बताया है। क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि अगर आप बीसीसीआई के हेड के चेयरमैन बनना चाहते हैं या फिर ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो आप अगर 2 बार लगातार बन चुके हैं 6 साल के लिए, तो आपको कूलिंग पीरियड लेना होगा 2 साल का। अगर आप स्टेट में कर रहे हैं तो आपको 3 ईयर्स ऑफ कूलिंग पीरियड लेना होगा 2 बार बनने के बाद, तभी आप फिर से कॉन्टेस्ट कर सकते हैं इलेक्शन। अब ये आया कब था? ये RM लोढ़ा कमेटी, आप सबको याद होगा, ये चीफ जस्टिस रह चुके हैं। इन्होंने एक्चुअली एक कमेटी बनाई 2015 में। 2015 में कमेटी बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की और ये किया। और मैक्सिमम एज कितना है? 70 ईयर्स। याद रखिएगा, मैक्सिमम एज जो है 70 ईयर्स है। अब देखिए, पावर सब्सिडी ऑप्ट इन बेसिस फ्रॉम अक्टूबर 1। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ये बोल रहे हैं कि 33,000 करोड़ उनका सब्सिडी में जा रहा है। स्टेट का फंड बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो अब लोग ऑप्ट इन कर सकते हैं कि उन्हें सब्सिडी चाहिए कि नहीं। वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। यानी कि अब लोगों के मोराल के ऊपर है, वो छोड़ना चाहते हैं कि नहीं। अब दिल्ली के लोगों का ये मोराल तो देखना होगा क्या करते हैं वो लोग। फिलहाल आप सब दिल्ली में रहते हैं तो आपको सबको सच्चाई पता होगी। बाय द वे कुछ कहा नहीं जा सकता। सो लेट्स सी द अदर न्यूज़। अब इसमें देखिए, द फ्यूचर ऑफ ओल्ड टाइम्स इन इंडिया, ये समझना बहुत ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि इंडिया अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड पे है। 15 से जो हमारी 60 ईयर्स ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, वो मोर देन 50% है। अब उसके साथ हो क्या रहा है ना, हमारी एल्डरली पॉपुलेशन वो 9% अभी है, और ये बताया जा रहा है 18% हो जाएगा 2030 तक। अब जब ये होगा तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस है, और राइटर यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, हमें ये समझना होगा। और उनका कहना भी बहुत जस्टिफाइड है। आप देखिए, 1940 के आसपास हमारी जो मैक्सिमम मीन एज कैपेसिटी थी, यानी कि जो नॉर्मल लोग जीते थे, दैट इज़ 32 ईयर्स। लेकिन अब वो बढ़ के 70 ईयर्स हो चुकी है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस अच्छी बात के साथ ये भी है कि जो लोग जैसे जैसे बूढ़े होंगे तो उन्हें एक सहारा चाहिए होता है। तो वो सहारा कैसे मिल पाएगा? तो यहाँ पे उन्होंने सबसे जो मेन बात की है वो कैश की है। अगर कैश उनके पास रहेगा तो वो अपने आप को सस्टेन कर सकेंगे लॉन्ग टर्म पे। और आप सबने देखा होगा कि अगर किसी बुजुर्ग के पास ज़्यादा पैसे हैं तो वो अपने आप को सेफ रख सकते हैं, बिकॉज लोग उनके पास रहेंगे और वो अपने लिए काम करने के लिए लोग रख सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स लाई हैं, उन स्कीम्स की फिर चर्चा करते हैं। पहले थोड़े इन डाटाज़ को देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये कहना है 2036 तक हमारे पास 18% एल्डरली पॉपुलेशन होंगे। उनका ख्याल कौन रखेगा? और उसके साथ जो है सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है एल्डरली पीपल में, वो होती है डिप्रेशन की। अब डिप्रेशन जैसी चीज़ें जो है ज़्यादातर वुमेन्स में पाई जाती है। अब ये जो हायर सिम्टम्स वुमेन में है, तो उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वुमेन्स और भी ज़्यादा वनरेबल है, आप सब जानते हैं। और जब ये ज़्यादा अगर बढ़ रही है तो वर्स हो जाती है, ग्रेटिक डिप्रेशन स्केल जो होता है उनका बढ़ सा जाता है। तो उसको रोकने के लिए इंडिया की जो है प्रोग्राम है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, जो कि एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये याद रखिएगा, ये हमारे प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो गया। ओके, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम NSAP, जो कि एडमिनिस्टर करता है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डिपार्टमेंट। ठीक है, ये देखता है बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को। अब इनका ये भी कहना है कि अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन वाले को सिर्फ देख रहे हो, तो जो बुजुर्ग ऑलरेडी जिनके पास कार्ड नहीं है या फिर जो अकेले हैं, आपने देखा होगा कि उनसे एक पेपर भी नहीं भराया था। अब अगर उस वक्त में उनको जा करके आप उन्हें पेपर वर्क दोगे तो क्या होगा? तो इनका ये कहना है कि आप उसे सेल्फ डिक्लेरेशन पे रख दो, जिसके वजह से वो आराम से आ सकते हो। और NSAP में अभी मिल कितना रहा है? 200, जो कि 206 में था, 300 फॉर विडोज़। इसे भी आप चेंज करके 1000 रुपीज़ तक लाओ। और ये सच में ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही से देखो यूनिवर्सल स्केल पे, यूनिवर्सल ही क्या, आप तमिलनाडु में देख लो, तमिलनाडु में 1000 रुपीज़ देते हैं एक्चुअली में, जो सोशल सिक्योरिटी के लिए लोगों को, विडोज़ को भी 1000 रुपीज़ देते हैं। और इसके लिए वो लोग ऑलरेडी 40,000 करोड़ एक्सपेंडिचर करते हैं। तो ये एक पायनियर एग्जाम्पल है इंडिया के लिए कि अगर अदर स्टेट्स में भी इसको फॉलो किया जाओ, और ये गुडविल होगा हमारे एल्डरली पीपल के लिए। और आप सबको अगर एल्डरली पीपल का रियल सिचुएशन देखना है तो आप देख सकते हो वृंदावन में जो एल्डरली पीपल के वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, उनकी क्या सिचुएशन है। और अगर आपसे कुछ बन पड़े तो आप सोशल एक्टिविटी करके एल्डरली पीपल के लिए ज़रूर कुछ कीजिएगा। ओके, अब आते हैं
इंगेज विथ कॉशन, ये एक्चुअली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के लिए है और ये चाइना और इंडिया बॉर्डर के लिए है। तो चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है आप सभी जानते हैं कि चाइना अगर इस तरफ है तो इंडिया, हम लेह लद्दाख की बात कर रहे हैं जहाँ पे 2-2.5 साल से लगभग लगातार कन्फ्रंट्रेशन है, और वहाँ पे अब जाकर के जब एससीओ की मीट होने वाली है तब चाइना ने जाकर के बोला है कि हाँ हम अपने लोग हटा रहे हैं। उन्होंने हटाया भी है PP-15 से, जिससे कि एक बफर जोन बनता है गोरा हॉट स्प्रिंग एरिया और इवन गलवान वैली के पास। अब ये बफर एरिया इसलिए बनता है क्योंकि अगर चाइना यहाँ पे है तो ये इससे पीछे अपने सोल्जर को हटा लेगा और इस लाइन से पीछे इंडिया हटा लेगा, और इस लाइन में कोई भी पेट्रोलिंग नहीं देगा। इसीलिए इस बफर जोन को बनाने के लिए बार बार कमांडर लेवल की टॉक हो रही थी हमारे आर्मी और चाइना के आर्मी के बीच, लेकिन वो सफल नहीं हो रही थी। लेकिन जब जयशंकर ने बोला कि आप जब तक बॉर्डर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं करोगे हम बात नहीं करेंगे आपसे, और एससीओ की मीट होने वाली थी और जाई जिनपिंग वहाँ पे आने वाले थे, तो अचानक से उन्होंने ये हटाना शुरू कर दिया। तो जयशंकर ने इस पे मजे लेते हुए बोला भी है कि सिर्फ एक प्रॉब्लम हटाए, अभी तक उन्होंने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूरी तरह से नहीं किया है। अब ये उज्बेकिस्तान में जो मीट होने जा रही है उसकी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है, बिकॉज इंडिया 2023 में 2 ग्रुप्स को हेल्ड करने वाला है, एससीओ की मीट को और G20 के मीट को इंडिया में। तो इंडिया उसके लिए नॉर्म्स पहले से तैयार करेगा, तो इंडिया का स्ट्रेचर पहले से बढ़ चुका है। इसीलिए चाइना पावर गेम थोड़ा सा बदल चुका, और चाइना शायद उसकी बात माने और सही से बिहेव करे बॉर्डर पे। फिलहाल वो देखने लायक बात होगी आगे फ्यूचर में। इंडिया ग्रोइंग वाटर क्राइसिस, द सीन एंड द अनसीन, ये भी हमें समझना होगा। हम देख भी सकते हैं और कुछ जगह पे नहीं भी देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। एक्चुअली में यूनेस्को की एक रिपोर्ट आई है, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट के नाम से, 2022 का ये रिपोर्ट है, रिसेंट डेवलपमेंट का रिपोर्ट है ये, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है डैट फ्रेश वाटर की कमी जो है ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत एक्यूट होने वाली है। 2007 में हमने प्लेज लिया था वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22 को बनाने के लिए, तो ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। मार्च 22 2007 में प्लेज लिया था यूनेस्को ने, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट के थ्रू। और ये किसके थ्रू हुआ था? ये हुआ था यूएन का जो आता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस। उन्होंने कॉशन किया है कि साइलेंट क्राइसिस आ रही है, बहुत साइलेंटली ये बढ़ रही है हमारी तरफ, और हमें इसे ध्यान से देखना होगा। अगर हम इसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो फ्यूचर में हमारी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 2030 तक, वो शायद पूरा ना हो पाए। बाय द वे आप बताइए हमारे कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और वाटर किस नंबर पे आता है, 4 और 5? आप कमेंट में कीजिएगा। वाटर स्कैर्सिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इवन नीति आयोग ने एक रिपोर्ट निकाला था कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, अगर आप सब पढ़ रहे होंगे तो आपको ये पता होगा क्योंकि ये इंडिया का है। कंपोजिट वाटर इंडेक्स आने के बाद क्या हुआ था, वर्स्ट वाटर क्राइसिस जो है 600 मिलियन पीपल फेस कर रहे हैं ऑलरेडी, और ये जाकर के ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट्स जैसे एक जैसे दूसरे जगह जाता है पानी, तो 20वीं सेंचुरी में ऑलरेडी बढ़ चुका। आपने पहले जानते होंगे कि पहले 12% जो लार्ज सिटीज़ थी वो इंटर बेसिन ट्रांसफर्स पे होता था, और ज़्यादातर हम लोग बोरवेल लगा करके पानी निकाल लेते थे, जिससे वाटर स्कैर्सिटी ज़मीन के नीचे और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब वो बढ़ने के बाद हुआ क्या है कि टोटल पॉपुलेशन जो हमारी है अर्बन एरिया में, अब वाटर दूसरी जगह से लेती है। अब वाटर दूसरी जगह से लेने के कारण जब वो आता है तो वहाँ भी वाटर की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि लेक्स हो गए, रिवर्स हो गए। और 2050 तक यहाँ पे आप ये डाटा भी देखिए, 40% जो है मार्क हमारा 2030 तक हमारे अर्बन पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, और 50% तक 2050 तक। तो ये हमारा पीक ऑफ पॉपुलेशन होगा इंडिया में। तब हम कैसे संभालेंगे अपनी पूरी की पूरी पॉपुलेशन को विदाउट वाटर, और जल ही जीवन है, आप सभी ये बात जानते हैं। तो ये एक्सट्रीम अर्बन मैनेजमेंट हमें चाहिए, बहुत ही ढंग से वाटर हार्वेस्ट हमें करना होगा, रेन वाटर को, और किस तरह से हम लोग वाटर यूज करेंगे ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला। 80% ऑफ वाटर सप्लाई जो है सिटी जो है ग्राउंड वाटर सोर्सेस होता था 1980s तक, मिड 1980s तक। उसके बाद ये चेंज हुआ, अलग अलग जगहों से पानी आने शुरू हुए। लेकिन इन सब के साथ हमें ये भी देखना होगा कि हम जब 75th ईयर ऑफ एनिवर्सरी जा रहे हैं इंडिया का, तो उसमें हम एक्चुअली कहाँ स्टे करते हैं और कैसे अपने कंट्री को स्टेबल करेंगे वाटर अवेलेबिलिटी के साथ। और उसके साथ हमें ये देखना होगा कि इंडिया में टैक्स ऑन पुअर, इन्फ्लेशन बढ़ने के कारण जो हमारे पुअर हैं वो ज़्यादा सफ़र करते हैं। ऐसा क्यों है वो मैं आपको समझाता हूँ। अगर हमारा ऑलरेडी समझिए कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जैसा कि अभी है 6 to 7%। अब इसमें होता क्या है, हमारा एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो बिज़नेस है वो अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन बिज़नेस कम्युनिटी तो जो पुअर हैं वो तो नहीं है। एक्चुअली अगर आप आटा, दाल, चावल या फिर सब्जी कुछ भी खरीदने जाए तो उसमें 12% के आसपास इन्फ्लेशन है, कोविड के 19 के टाइम से अभी भी ज़्यादा। तो ऐसा होने के कारण वो उन्हें
कमाई तो उतनी ही है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो उनका अगर इतना ही पैसा खर्चा होता रहा तो उनके पास बचाने के लिए कुछ बच नहीं जाता है, और जिसके वजह से बहुत ज़्यादा उन्हें भुगतान भुगतना पड़ता है। अब डाटाज को देखें तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसमें आपने देखा होगा 6.7% जुलाई में इन्फ्लेशन गया था। उसके बाद फूड प्राइसेस इंडेक्स जो वो एक्सेलरेट किया था 93 बेसिस पॉइंट से 7.62। अब इन सब डाटाज को देखते हुए 12 फूड आइटम जो है हमारे मेजर बास्केट्स में उनका प्राइस बढ़ा, और उसके साथ इस बार जो बारिश है दोस्तों वो बहुत कम हुई है हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। आप जानते हैं कि 70% जो इंडिया में एग्रीकल्चर सेक्टर है वो रेन फेड एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि बिहार यूपी का एग्जांपल ले ले, हमने कैनल सिस्टम डेवलप नहीं किया हुआ उतने अच्छे से। इसके वजह से जो उन एरियाज़ की जो जैसे धान हो गया, गेहूँ हो गया, तो चावल और गेहूं जैसी चीज़ें बहुत कम मात्रा में उपज पाई हैं, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन फ्यूचर में और बढ़ेगा। तो देखते हैं उसे गवर्नमेंट कैसे टैकल करती है और आरबीआई इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करती है। इसीलिए एक प्रॉब्लम सा बन गया है। उसके बाद अगर आप न्यूज़ देखें तो डोलो का स्कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंडिया अब बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर पीछे पड़ा हुआ है। आपने डोलो 650 का नाम सुना होगा, किसी को भी देखा होगा। अगर आपको बुखार है भाई डोलो ले ले, डोलो 650 लेना, बिकॉज वो जल्दी सही होता है क्योंकि ये ज़्यादा पावर की है। लेकिन यहाँ पे कंपनी कर गई ना आपके साथ गेम। अब यहाँ पे कंपनी ने किया क्या है कि उन्होंने डॉक्टर्स को खिलाए 1000 करोड़ से ज़्यादा। अब जब 1000 करोड़ से ज़्यादा खिलाए तो सारे डॉक्टर्स बोले हाँ भैया हम तुम्हारे हैं गुलाम, और उन्होंने सबको रिकमेंड कर दिया डोलो 650। अब सबके जुबान पे आ गया, केमिस्ट के जुबान पे आ गया, जो भी कहीं रहे डोलो 650 ले लो। तो एक्चुअली इसके लेने से कंपनी को तो बहुत फ़ायदा हुआ। अब जब वो 1000 करोड़ से बुक में दिखा रहे तो आप सोच सकते हैं कि आउट साइड उन्होंने कितना पैसा खिलाया होगा। तो यहाँ पे राइटर बहुत ही अच्छे तरीके से बोलते हैं फार्मास्यूटिकल्स और जो डॉक्टर्स का नेक्सस बना है उसके वजह से कॉमन पीपल को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। आपको पहले अगर आप एग्जाम्पल लो तो डोलो 650 का पड़ता है 1.75 ₹1.75 पैसे के आसपास, और अगर आप नॉर्मल लो 500 mg का तो आपको पड़ता है वो ₹1 से भी कम में। तो यहाँ पे कंपनी जानबूझ के थोड़ा बढ़ा करके प्राइस ज़्यादा ले गई। अब ज़्यादा प्राइस लेने के बाद इनका ये आर्गूमेंट है कि हम 1.83 है, 1.75 नहीं, ज़्यादा कमा रहे हैं, और 0.91 650 mg का, तो लगभग डबल पैसे यहाँ पे ये कमा ले रहे थे, और इस तरह से फ्रीवीज का बहाना दे करके डॉक्टर्स को। तो इनका ये कहना है कि अगर हम इसे रोक कैसे सकते हैं। तो इथिक्स जो कमेटी बैठी थी, रेगुलेशन आई थी 2002 में, जो कि इंडियन मेडिकल काउंसिल के तहत IMC के तहत आई थी। उसमें ये बोला गया था कि डॉक्टर्स को ये होना चाहिए कि वो कंपनी का नाम ना लिखे, किसी ब्रांडेड कंपनी का, वो नॉर्मल जस्ट दवा लिख दें जिससे केमिस्ट उन्हें दे देंगे। पर यहाँ पे भी धांधली का तो चक्कर है ना, बिकॉज अगर आप केमिस्ट के पास जाएंगे, केमिस्ट को वो पैसा खिला देंगे, भाई तू हमारी दवा बेच, डोलो 650 बेचना। तो उनको रोकने के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो है, यहाँ पे राइटर 2 फोल्ड दिखा रहे हैं। पहला उनका मूव होगा प्रिस्क्रिप्शन विदाउट ब्रांड देने के लिए, नेम शुड नहीं आना चाहिए वहाँ पे, और डॉक्टर के पास कोई इंसेंटिव प्रमोट करने के लिए ब्रांड के लिए कोई पैसे उन्हें ना मिले, ना ही उन्हें कोई प्लेटफॉर्म मिले ऐसा करने के लिए। इससे उन्हें फ्रीबीज नहीं मिलेगी, तब हम जा करके उसे आसानी से नॉर्मल प्राइस पे ले सकेंगे, जो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस। और उसके बाद जो है फ्लैट डिस्पेंसिव फ़ी, जो उनके डिस्काउंट्स होते हैं वो लगाया जा सके, और जो पेटेंट है उनको रिस्टोर किया जाए एजेंसीज़ को, जिससे फ़ायदा उन तक पहुंच सके और प्राइस भी कम होगा और हमारे पास क्वालिटी भी सही आएगी। अब देखिए यहाँ पे सब्सिडी की बात तो आनी ही थी। अरविंद केजरीवाल ने जब 3000 करोड़ की बता दी पावर सब्सिडी वो दे रहे हैं, तो यहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। देखो आप सब्सिडी की बात करते हो, 20% सब्सिडी जो है वो फ्री बीज के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। फ्री बीज वो होती है जो पॉलिटिकल पार्टीज बोलती है, अगर हम भैया जीत गए इस बार तो हम तुमको देंगे 200 रुपया, जिससे तुम खरीद लेना टीवी फ्रिज कुछ भी। अगर वो आते हैं तो वॉशिंग मशीन दे देते हैं। अगर आप तमिलनाडु में रहे हो तो वहाँ भी आपने देखा होगा फ्री बीज का मामला थोड़ा वहाँ ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे राइटर ने बहुत अच्छी बात की है। राजस्थान, पंजाब, बिहार जैसे जगह 25% अपना GDP लगाते हैं फ्री बीज देने में। अब ये फ्री बीज आता कैसे है भैया, ये लो हमने लोन माफ़ कर दिया। अब लोन माफ से पेट नहीं भरा, चलो पावर सब्सिडी दे देते हैं, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी फ्री है। अब इलेक्ट्रिसिटी फ्री है, डिस्कॉम जा रही है घाटे में, भैया तुम्हारा हम माफ़ कर देते हैं लोन, ये लो। तो इन सब लोनों को माफ़ करने और सब्सिडी देने के चक्कर में इनका 80% अब जो स्टेट का डेप्ट बैठता है। अब ये अगर आप देखो, पंजाब सबसे ज़्यादा डेप्ट में है, राजस्थान भी डेप्ट में है, बिहार भी डेप्ट में है। बिहार तो छह बीमारी स्टेट में आ जाता है। इन सबको आने के बाद भी ये लोग अपना सब्सिडी देना अभी तक छोड़े नहीं हैं। अब अगर ऐसा ही रहा तो ये लोग अपने डेप्ट को हटाएंगे कैसे, और फिर ये मांगने पैसा पहुंचते हैं सेंटर से, तो सेंटर भी बार बार कैसे दे। तो इसीलिए इनसे बेहतर है कि आप इन सब्सिडीज़ को भी रोको, जो कि एक फ्रीबीज का ही हिस्सा है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं बताता हूँ, अगर खेत में पानी नहीं जा रहा है, अगर आप उन्हें 500 रुपया दे दो
तो वो पानी ले आएंगे। लेकिन उसी में 500 रुपये में से आप 200 रुपये अगर आप 500 फार्मर्स से ले रहे हो, आप एक कैनल बना दे रहे हो, तो वहाँ तक आसानी से पानी पहुँच रहा है, तो उन्हें वो सब्सिडी देने की जरूरत ही नहीं है। तो आप सिस्टम को डेवलप करो, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका होगा। और यहाँ पे ये एक रिपोर्ट भी आया है, सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ सब्सिडी जो है स्टेट्स का, वो पावर सब्सिडी में जाता है और उसको रोकना चाहिए। अब हमारा जो WPI इन्फ्लेशन है वो लास्ट ईयर 13.93 था, अब 11.64 है, तो पहले से कम हुआ है दोस्तों, ये अच्छी बात है। यूक्रेन बहुत ही खुश हो रहा है आजकल, क्योंकि वो सोच रहा है कि उन्होंने रसिया को मात दे दी। पर ओरिजिनलिटी में मैं आपको बताऊं तो रसिया विंटर का इंतजार कर रहा है, जो कि नवंबर में होने वाला है। अब नवंबर में जब विंटर होगा तब जा करके आपको ये मैप दिखाता हूँ मैं, तब आपको बेटर समझ में आएगा। आप इस मैप में देख सकते हो, ये जो आपको ग्रीन वाला एरिया दिख रहा है हल्का हल्का, ये जेलेंस्की का ये कहना है कि उन्होंने रसिया से वापस ले लिया इस एरिया को। अब उन्होंने वापस तो ले लिया है, लेकिन ये सारे एरिया अभी तक रसिया के कंट्रोल में है, जो कि यूक्रेन के हैं। अब यूक्रेन कहता है कि ये सारे एरिया भी हम ले लेंगे और साथ में हम क्रेमिया भी वापस ले लेंगे। लेकिन इन सब को लेने से पहले वो ये नहीं सोच रहा कि अल्टीमेटली वो रसिया को भड़का रहा है। जब रसिया भड़केगा तो वो फिर से अटैक करेगा। अभी रसिया, आपको याद होगा कि पुतिन ने सीधा सीधा बोला हुआ है कि हम बस एक स्ट्रेटजिक फोर्स भेजे हैं, हम वार नहीं कर रहे हैं। अगर उन्होंने वार डिक्लेयर कर दिया तो क्या सिचुएशन होगा। अब यहाँ पे यूक्रेन का साथ कौन दे रहा है? पहला है यूएस, दूसरा है ईयू, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। अब ब्रिटेन के इंटेलिजेंस फोर्सेस साथ मिल करके इनका साथ दे रहे हैं और इस एरिया को हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसमें यूएस ने, आपको पता ही होगा, यूएस की इंटेलिजेंस सर्विस उनके साथ है, यूएस ब्रिटेन की इंटेलिजेंस ऑफिशियली इन्वॉल्व है, ठीक है। और ऑफिशियली इन्वॉल्व होने के साथ वो लोग वहीं नहीं रुके हैं, उन्होंने यूक्रेन को बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जैसे कि बहुत सारे पैसे, और उसके साथ आर्टिलरी गन्स की आप एग्जाम्पल लो, ड्रोन्स दिया है, सेल्स दिया है, ठीक है। और इन सब के साथ उन्होंने उन्हें रजिस्ट करने के लिए यूक्रेन को वहाँ पे स्ट्रेटजिक अपने कुछ फोर्स भी भेजे हुए हैं और बार बार मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इन सब के साथ एक्चुअली में ये वार है किसका? ये वार है यूएस एंड रसिया का। आप अगर सही से देखो तो रसिया यहाँ पे पावर एनालाइज करने की कोशिश कर रहा है यूएस की, जो अब थोड़ी बहुत सामने आ रही है, पर इससे रसिया ने काफ़ी कुछ गेन किया है। लेकिन फ्यूचर में देखते हैं क्या होता है। फिलहाल एससीओ और G20 के मीट के बाद इसका कुछ अलग ही आने वाला है। आज एससीओ का मीट चालू हो चुका है। द लॉ डाउन ऑन द एसेंशियल मेडिसिन, इंडियन गवर्नमेंट अपना हथौड़ा चला रही है मेडिसिन के ऊपर, बिकॉज ये ज़रूरी हो गया था। और हमारी जो जीडीपी है वो 6% नहीं थी एक्चुअली में, वो 2.23% ही गई थी एक्चुअली अभी के करंट फाइनेंशियल ईयर में, जो कि बहुत ही बुरी बात है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये बताना चाह रही है कि आप अपने पॉकेट को, आउट ऑफ एक्सपेंडिचर खर्च को कैसे रोक सकते हो। देखो, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन निकाला है सबसे पहले गवर्नमेंट ने, जिसने 384 मेडिसिन को इंक्लूड किया है। 27 कैटेगरीज जो होंगे इसमें वो न्यू होंगे टोटल, और 34 न्यू ड्रग्स लाए गए हैं जो कि पहले उनसे ड्रॉप हो गए थे। अब इसको रेगुलेट कौन करता है? DGCI। याद रखना, ये प्रीलिम्स लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये होता है, और प्राइमरी पर्पस इनका ये होगा कि जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, कॉस्ट, सेफ्टी एंड इफिशिएंसी, ये याद रखिएगा। 3 पिलर्स हैं, कॉस्ट, सेफ्टी एंड इफिशिएंसी। इस पे ध्यान दिया गया है ताकि मेडिसिन सही तक पहुंच पाए और लोगों को इससे कुछ खराबी ना हो। अब इस आर्टिकल को अगर देखो तो इसमें मेनली गवर्नमेंट करना क्या चाह रही है? आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर है उसे रोकना चाह रही है। एंटी कैंसर ड्रग, हाइड्रोक्लोराइड एंड SCI, ये ड्रग आपने देखा होगा ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कोविड-19 टाइम में फैला था, मतलब दिया गया था लोगों को। और जो ये जो ड्रग्स हैं, एंटी पैरासिटिक ड्रग्स, ये सारे बहुत महंगे होते हैं और इनको अफोर्ड कर पाना नॉर्मल लोगों की बात नहीं होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर ध्यान दिया है। इवन ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसिव वायरस, HIV के लिए जो ड्रग ली होती है डोलूटेरावीर, आप भी पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझता हूँ कि आप पढ़ लोगे। तो एक्चुअली ये सारे ड्रग्स आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होते हैं, जिसे गवर्नमेंट ने पहले से सस्ते दाम करने की कोशिश की है एसेंशियल मेडिसिन में ला करके। और ये बहुत ही ज़्यादा एक रिक्वायर्ड था, क्योंकि आप न्यूज़ में देखते होंगे कि कुछ महीने से HIV के लिए दवा ही नहीं है, कुछ महीने से कैंसर के बच्चों के लिए दवा ही नहीं है, जो कि एक्चुअली गवर्नमेंट का फ़र्ज बनता है कि वो लाए। तो ये ला करके गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है। अब ये शैडो लाइब्रेरी आपको जानना चाहिए। शैडो लाइब्रेरी क्या है? शैडो और मिरर लाइब्रेरी एक्चुअली एक ऐसा लाइब्रेरी होता है जो कि ऑनलाइन डाटाबेस को डुप्लीकेट करता है डिजिटल रिकॉर्ड्स को, लाइक ई-बुक्स में और एकेडमिक आर्टिकल्स में। तो इसके लिए यूएस रोक रहा है कि यूएस बोल रहा है कि हमारा है, तुम सब जगह इसे पॉपुलर इस तरह नहीं कर सकते, तो आपको बस इसका डिफिनेशन मुझे देना था। अब अगर
आप सब इंजीनियर हो तो आप जानते होंगे सर एम विश्वेश्वरैया को। इनके जन्मदिन के दिन एक्चुअली हम लोग इंजीनियरिंग डे मनाते हैं, और वी प्राउडली से अगर इंजीनियरिंग एक रिलीजन होता तो आज इंडिया का वो 5th रिलीजन होता। EWS कोटा अभी बहुत ज़्यादा मार चल रही है 103 अमेंडमेंट को लेकर के। आप ये बताइए किस आर्टिकल में आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? छोड़ो, कमेंट में लिखना मुझसे पहले। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 5 के अंदर, ठीक है। तो इसमें EWS कोटा जो है वो कास्ट और रिलीजन के लिए नहीं है। यहाँ पे जो उसके एडवोकेट हैं वो बोल रहे हैं कि आप उनको 10% जो रिजर्वेशन दे रहे हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दे रहे हो। अब इसमें बात क्या है, EWS कोटा जो है पीपुल जो फ्री करना चाहते हैं अपने आप को कास्ट और रिलीजन के सैकलेस थॉट से। आप यहाँ पे उनका सीधा सीधा आर्गूमेंट है, आप इसे कास्ट की तरह मत देखिए। हमें अगर आर्टिकल 14 को रियलिटी में लाना है तो हमें इसे SC ST एंड OBC के अलग तरीके से देखना होगा, और उन लोगों को इकोनॉमिक बेनिफिट देने होंगे जिन्हें रिक्वायर्ड है। और एक्चुअली में यहाँ पे उनका ये कहना है अपोजिशन का कि हम SC और ST को इसलिए देते हैं क्योंकि वो हिस्टोरिकली उनके साथ बुरा हुआ है, इसीलिए। तो ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। अब ऐसा सच में है कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन सही चीज़ें बार बार कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट की जाती है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो हमें इसका देखना होगा जजमेंट होता क्या है। तो इसके बाद आपको नो स्पेसिफिक लॉ अगेंस्ट द हेट स्पीच, ये किस आर्टिकल में आता है आप सब बताएंगे मुझे? आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी, लेकिन ये प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। एक्चुअली ये RP एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 के तहत इसको रूल किया जा रहा है अभी, ठीक है। अब जब ये 1951 के तहत आ रहा है तो इसमें हो क्या रहा है कि कुछ स्ट्रिंजेंट एक्शन नहीं ले जा रहे हैं। तो एडवोकेट का ये कहना है कि अगर आप किसी इलेक्शन कमीशन किसी को पकड़ती है और इलेक्शन के टाइम में वो किसी पर्टिकुलर ग्रुप या फिर पर्टिकुलर लोग या फिर पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके बोलते हैं तो हम उसे कुछ एक्शन नहीं दे पाते, और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत कोई लीगल स्क्रूटनी ले ली जाती है बेटर वे में। इसलिए ये बात करना है कि कोई लीगल एक्ट आना चाहिए, ठीक है। न्यू सिस्टम नॉट गिविंग टाइम टू टेक अप केसेस, इनका ये कहना है हमारे न्यू CJI का UU ललित का कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हमें सिस्टम को थोड़ा चेंज करना होगा। इंडिया ने फाइनली US को चेतावनी दे दी, आप नहीं दे सकते F-16 फाइटर जेट्स पाकिस्तान को। अब एस जयशंकर का इस कमेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था, वन प्रॉब्लम लेस ऑन बॉर्डर बट नॉट ऑल ऑफ देम। फिर PP 15 पॉइंट से जो उन्होंने हटाया है। फिलहाल एस जयशंकर अभी बहुत ही एक्टिव हो, SCO की मीट में गए हुए हैं, उन्होंने फ्रांस के साथ भी डील की है, और ये एक बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके साथ अगर आप इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखो तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए इसके बाद रीड करने के लिए, कि आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता था कि इस पूरे के पूरे सेशन में कोशिश करूँगा कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप सही से यूज कर पाए। यूनियन गवर्नमेंट पुश फॉर यूज़ ऑफ द हिंदी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, ये दूसरे लैंग्वेज के साथ भाई भाई का रिश्ता निभाने वाले हैं, ना कि हिंदी इम्पोज करने वाले दूसरे लैंग्वेज के ऊपर और दूसरे स्टेट्स के ऊपर। 1098 जो है सर्विस में रहेगी, जो कि इमरजेंसी हेल्पलाइन है। 112 उसके साथ भी रहेगी, तो ये हिंदी के साथ भी डाला हुआ है। आप कनेक्शन कुछ समझ पा रहे हैं? देखो, तो यहाँ पे भी भाई भाई का रिश्ता है, दोनों नंबर बने रहेंगे, इन दोनों नंबर को हटा नहीं जाएगा। जुमलाई जस्टिस एक्ट 215 और मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इन सब के लिए नंबर यूज होता है, तो इसलिए नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई जरूरत के वक्त पूछे तो आप उसे ज़रूर बताना। पीस प्रोसेस इन प्रिल आफ्टर आर्मेनिया और अजरबैजान क्लैश, इनके बीच फिर से क्लैश हुआ है और बहुत सारे सोल्जर मारे जा रहे हैं दोस्तों। तो इनका एक्चुअली बहुत ज़्यादा देखना होगा सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन कर सकता है वो है रसिया, वो ऑलरेडी वार में अभी फंसा हुआ है, और रसिया देखते हैं अभी इन मीट्स के बाद इनका क्या डिसीजन लेता है, बिकॉज रसिया की जो पीस फोर्स है यहाँ पे बनी रहनी चाहिए। US सैंक्शंस लगा देगा चाइना के ऊपर अगर उसने ताइवान को सही से ट्रीट नहीं किया तो, लेकिन देखते हैं चाइना कहाँ तक जाता है। होलसेल इन्फ्लेशन पहले से स्लो हुआ है 11 मंथ में, 12.4% है अगस्त में, ठीक है। और इसके साथ कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। अगर आपको स्पोर्ट्स पसंद है तो देखिएगा, मुझे भी स्पोर्ट्स पसंद है, इसलिए मैंने अकेले पढ़ के उसे देख लिया है। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।